हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और हम लोग आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। क्या डिस्कस करेंगे? ओम्स लॉ, है ना। चलिए, तो ओम्स लॉ डिस्कस करने के लिए हमने ओम्स लॉ पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे इसका। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो मान लेते हैं हम कि हमने एक कंडक्टर लिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। देखो, हमने एक कंडक्टर लिया, मान लो ये कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो है ना, ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है? एल है। वो इसकी लेंथ है वो एल है। इसकी सेम लेंथ, मतलब इसकी विड्थ क्या है? थ्रू आउट सेम है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसकी लेंथ ये है। अब मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि इसके इस वाले पे और इस वाले जो एंड है, दोनों एंड हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? v है। क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, लेट्स कंसीडर एक कंडक्टर whose length is L, and cross-sectional area is A। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ से? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें से मान लो एक करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? एक करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, जिसके अंदर होके इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, ऐसे आई। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ कहता है the current passing through this conductor, the current passing through the conductor is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि ओम ने ये कहा कि इस कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों एंड्स के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है, पोटेंशियल, यह हम पढ़ चुके हैं बात पहले भी, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता हूं, है ना, तो करंट भी इसके अंदर होके फ्लो होती है, बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कम करता हूं तो करंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात कहता है ना। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिए। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा पहले से, ना, पहले भी पढ़ाया होगा आपको। तो ये बात होती है। अच्छा, इसके बाद में हमने और भी कुछ देखा था। क्या सर? इसको हम जब सॉल्व किया था तो क्या हुआ था? v इक्वल का साइन लाने था, मतलब इसको इक्वल ला रहा था। तो जब इसको हटाते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको r बोलते हैं। और ये जो r है, यहाँ जो r है, वेयर जो r है
आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने अंदर होके बहने वाली जो करंट है ना, फ्लो होने वाली जो करंट है उसका अपोज करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस, वो प्रॉपर्टी। अच्छा, तो जो रेजिस्टेंस है ना, बेसिकली रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है एसआई यूनिट? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। इसको लिखते हैं इस तरीके से ओम, क्योंकि ये किसकी वजह से आया है? ओम्स लॉ की वजह से आया है, ओम के लॉ की वजह से आया। इस वजह से हम इसको रेजिस्टेंस की यूनिट, एसआई यूनिट ये बता दें। अच्छा, ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फर्स्ट मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे, एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की डायमेंशंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम अभी तक पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लासेस में। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं फिलहाल के लिए। क्या डाल देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको देखेंगे हम, है ना। चलिए, अब यहां से ध्यान से देखिए किस तरीके से वो करता है, ये मतलब किस तरीके से डिपेंड करता है। तो जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, है ना, ये कंडक्टर है, तो इसकी मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ये, ठीक है। दूसरा है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कैसे करता है ना। तो मटेरियल, ये रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसके बारे में कहता है, ओम ने बताया ये बात कि द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगर लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये इस तरीके से ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब इसको कंबाइंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या सर? इसका कंबाइंड स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो इस तरीके से है कि इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 2, इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो ये लिखेंगे बाई 2 एंड 3, बाई 2 एंड 3 लिख देंगे। यहाँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L, तो ऐसा दिखे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखे L के R, और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो A को नीचे ले आएंगे, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं अगर अपन, तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट है वो रो है, इसको क्या बोलते हैं? रो। तो रो L बाई ए, रो L बाई ए क्या होता है? ये रो L बाई ए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये इक्वेशन हो गई 4। अच्छा, यहां पे रो क्या है? वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। अब इसकी खास बात सुनिए, इसकी खास बात सुनिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे। तो बट ये क्या है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगी कंडक्टर, नॉट ऑन इट्स डायमेंशंस, नॉट ऑन इट्स डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ओनली मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई बात। चलिए, इसके बाद में ध्यान से देखिए आप,
चलिए अब ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना। चलिए हम ये r की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 4 to 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r की जगह पुट करूंगा मैं वैल्यू रो l अपॉन a और i हो जाएगा ये, ठीक है, रो l अपॉन a और ये हो जाएगा i। इतना ठीक है। अच्छा इसको हम थोड़ी देर अब इसको रब कर देते हैं, है ना, अब इसकी कोई जरूरत। चलिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल आई अपॉन ए। यहां पे एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं i अपॉन ए, है ना। इस क्वांटिटी को मैंने लिखा है यहां से v, तो हो गया ये कितना हो जाएगा j, इसको j डिफाइन करते हैं और ये रो और ये l, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 बोल रहा हूं मैं इसको, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर 5 वेयर j इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या, करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसके बारे में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट डेंसिटी कुछ नहीं होती है, इट इज द करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया which is normal to the current, normal to the direction of current, which is normal to the direction of current। मतलब सर, मतलब ऐसा है कि ये वो करंट है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगती है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली करंट है ये, और वो एरिया होगा वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के हमेशा नॉर्मल रहेगा, यानी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो करंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो करंट डेंसिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाली जो एरिया से पास होने वाली जो करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, और वो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, इस करंट के, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझिए, आपको कोशिश करता हूं मैं समझाने की। जैसे मान लो कोई एरिया है पर्टिकुलर ये वाला, है ना, जैसे मान लो 2 मीटर स्क्वायर एग्जाम्पल। अब इसके पैरेलल जो इसके परपेंडिकुलर जो करंट गुजर रही है वो इस तरीके से है ना, दिखा रहे हैं हम लोग खाली इस बात को। तो ये परपेंडिकुलर करंट गुजर रही है, यहाँ 90 डिग्री है, ये एरिया है इस तरीके से। तो दोनों के बीच में जो एंगल है ना, एरिया इस तरीके से है, और ये एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री नहीं है, ये करंट है ना। एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये और दोनों आपस में 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये एरिया। पर एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका इशू नहीं है, वो बाद में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाली करंट के बारे में बात हो रहा है। ये सेम उसी तरीके से जैसे 11th क्लास में स्ट्रेस पढ़ा था अपन, वहाँ क्या था, फोर्स था। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो वो प्रेशर भी होता है। तो जैसे फोर्स और प्रेशर या फोर्स और स्ट्रेस है ना, उसी तरीके से करंट या करंट डेंसिटी है। ये क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, करंट डेंसिटी है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट कोई पूछे आपसे, ऐसा यूनिट कोई पूछ ले तो ऐसा यूनिट रहेगी जे की, ऐसा यूनिट देखो जे निकालें अगर अपन, जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन ए। आई की क्या होती है, एम्पियर, और ये कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है इसमें, ठीक है।
चलिए यहाँ तक समझ में आता है आपको। इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान रखिए आप, इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो कंडक्टर है उसके दोनों सिरों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी और लेंथ की फॉर्म में। ठीक है, चलिए नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, इसके बाद में अब ध्यान से देखिए, नाउ यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है, यहाँ से ये डेरिवेशन चेंज होता है, यहीं से थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो अगर मैं देखूं नाउ, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ये पुराना वाला ही, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ आपको। इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तभी तो करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मान लो अगर करंट फ्लो इधर से इधर कर रही है ना ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि वो बैटरी टाइप बात होगी और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ऐसे होगा, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस होंगे, तभी तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों सिरों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने मान लिया E। क्या मान लिया है, E। इसको अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। समझ में आ गया क्या? अच्छा, लेंथ कितनी है, L है। क्या है, लेंथ कितनी है, L है। इसको समझ लीजिए आप। तो अगर मैं यहाँ से एक फॉर्मूला देखें जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, वी नो, क्या सर हमने पढ़ा है, ये है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन में, है ना। ये जो चेंज है पोटेंशियल में वो डिक्रीज करता है। क्या करता है ये, पोटेंशियल में। आप इसको पढ़िए एक बार, ये पढ़ा है हमने। अब इसकी जगह अपन मैं देखूँ तो E तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों सिरों के बीच में, और ये चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक V है, इसको लिख देंगे V। हमको डायरेक्शन से कोई लेने देने नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक R है ना, R का मतलब क्या है, एक सरफेस तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेनी है, वो कितनी हो जाएगी, L, है ना। तो V बराबर में कितना हो गया, E इंटू L। तो इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से अगर देखें हम तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम पोटेंशियल सेम कंडक्टर के लिए है, वही कंडक्टर ये है, यही कंडक्टर, बस फॉर्म अलग अलग है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, दूसरा करंट डेंसिटी की फॉर्म में है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इक्वल्स टू 6 कर सकते हैं, है ना। तो बाई 5 एंड 6 तो क्या कर देंगे, 5 इक्वल्स टू 6, तो E इंटू L और दूसरा क्या हो जाएगा, J रो L इक्वल हो जाएगा, L से L कट जाएगा। सही बात है। चलिए, तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो E इज इक्वल टू J रो। अच्छा, रो डिवाइड में जाएगा इसके, E के, है ना, रो डिवाइड में जाएगा, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन रो। अच्छा, इसको ध्यान से देखो तो E इंटू, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, डिवाइड का मतलब क्या हो जाता है, E अपॉन रो है ना ये, तो ये एक्चुअली क्या है, E इंटू 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है। अब हमने 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। मैं लिख देता हूं यहां से, मेरा सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में। ऐसा ही होता है ओम्स लॉ। अच्छा, एक बात ध्यान से देखूं अगर मैं इसमें, ये ना यही प्रूफ करना था हमको। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, होगी सर। क्यों सर, क्योंकि J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, वेयर I इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये I वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कंडक्टिविटी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, ये है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, ये है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूफ में, है ना, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की दूसरी फॉर्म है ये, एडवांस वर्जन। ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। इसके बाद में अगर बात करें
इसका मतलब यहां से अगर देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, इसका मतलब अगर मान लो कि इसको कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं मैं, ठीक है ना, किस में रख दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो करंट, एक सेकेंड, ठीक है, तो करंट देखिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इससे दो स्टेटमेंट निकलते हैं। कंक्लूजन अगर इसका लिखना चाहें तो अपन दो कंक्लूजन है क्या, कि इफ कंडक्टर इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देन J विल बी कांस्टेंट, J विल बी कांस्टेंट। जो करंट डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब सब जगह एक जैसी करंट फ्लो होगी, है ना, करंट डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर में जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे करंट डेंसिटी एंड करंट दोनों क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये फॉर्मूला है ना अपने पास, अगर इसको करके देख लो चाहे से, सिग्मा ई है, अगर मान लो ये जीरो है तो करंट डेंसिटी जीरो, और करंट डेंसिटी तो क्या होता है, आई अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो डेरिवेशन था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन था, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।